नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 80 और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। उत्तर प्रदेश की राजनीति, मौसम, किसान, अदालत और बड़ी प्रशासनिक खबरों के साथ हाजिर है आज की 15 फटाफट बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सुपरफास्ट बुलेटिन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित संत कबीर राज्य स्तरीय हथकरघा पुरस्कार वितरण समारोह में उत्कृष्ट बुनकरों और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। साड़ी, ब्रोकेड, होम फर्निशिंग, दरी एवं पारंपरिक वस्त्र श्रेणियों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बुनकरों को 1 लाख प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान की गई। जलकारी, बाई, कोरी, हथकरघा एवं पावर लूम विकास योजना का मुख्यमंत्री योजना तथा मुख्यमंत्री हैंडलूम एवं पावर लूम उद्योग विकास योजना के तहत लाभार्थियों को 78,000 से 93,000 तक के चेक वितरित किए गए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश हथकरघा एवं वस्त्रों उद्योग निर्देशालय ने प्रमुख संस्थाओं और कंपनियों के साथ हथकरघा उत्पादों के विपणन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। खरीफ सीजन 2026 से 2027 में किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने का मौका दिया गया है। कृषि विभाग ने गैर ऋणी किसानों के लिए 14 अगस्त और ऋणी किसानों के लिए 31 अगस्त तक आवेदन की अंतिम तिथि तय की है। जिले में योजना के संचालन की जिम्मेदारी यूनिवर्सल सोमपो जनरल इंश्योरेंस कंपनी को सौंपी गई है। धान, बाजरा, मक्का, ज्वार और उड़द अधिसूचित फसलें हैं। योजना के तहत सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, जलभराव, कीट रोग, आकाशीय बिजली, भूस्खलन तथा कटाई के बाद 14 दिन तक बेमौसम बारिश से होने वाली क्षति भी बीमा सुरक्षा के दायरे में रहेगी। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय लोकदल को संगठनात्मक झटका लगाए। पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामाशीष राय ने अपने पद के साथ साथ प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा है। हालांकि इसके कारणों का भी खुलासा नहीं हुआ। इस घटनाक्रम के बाद राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। जयंत चौधरी के नेतृत्व में आरएलडी चुनावी तैयारियों में जुटी और ऐसे समय में प्रदेश अध्यक्ष का इस्तीफा संगठन के लिए चुनौती माना जा रहा है। अब सभी की नजर नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन और पार्टी की आगे की रणनीति पर है। अंबेडकर नगर के गोविंद साहब में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद, दंगे, भ्रष्टाचार और पेपर लीक को निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में भर्तियों में पारदर्शिता नहीं थी, जबकि वर्तमान सरकार ने युवाओं को निष्पक्ष प्रक्रिया से रोजगार दिया। योगी ने कहा कि अब प्रदेश में माफिया और अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो रही है और कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। उन्होंने ओडीओपी, जन कल्याणकारी योजनाओं और रोजगार से जुड़ी फसलों का भी जिक्र किया। इस दौरान उन्होंने गोविंद साहब मेले को राजकीय मेला घोषित करने की घोषणा भी की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एसबीआई लॉकर में रखे बहुमूल्य सामान के सत्यापन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। सूत्रों के अनुसार ट्रस्ट की ओर से लॉकर में रखी वस्तुओं की 360 डिग्री कैमरे से वीडियोग्राफी कराई जा रही थी, जिस पर बैंक ने आपत्ति जताई। एसबीआई ने अन्य ग्राहकों के लॉकर और बैंक गोपनीयता का हवाला दिया, जिसके बाद वीडियोग्राफी रोक दी गई। हालांकि सत्यापन कार्य जारी रहा और सभी वस्तुओं का दस्तावेजी रिकॉर्ड तैयार किया गया। ट्रस्ट सत्यापन का डिजिटल रिकॉर्ड भी बना रहा है, जिसे भविष्य में पारदर्शिता के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध कराने की तैयारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गुजरात के ऊना कांड के दोषियों को सख्त सजा दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पीड़ित दलित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए गुजरात सरकार को हाईकोर्ट में मजबूती से पैरवी करनी चाहिए और उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। मायावती ने एक्स पर कहा कि 2016 के ऊना कांड में आरोपियों के बरी होने से बहुजन समाज में चिंता और निराशा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीड़ितों के हितों और सुरक्षा के प्रति लापरवाही बरती गई। मायावती ने सरकार से मामले में सुधार कर पीड़ितों को न्याय दिलाने की अपील की। जैन जी आंदोलन के बाद यूपी सरकार युवाओं की जरूरतों और आकांक्षाओं को समझने के लिए नई पहल करने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के लिए एकीकृत युवा नीति तैयार करने और स्वतंत्र राज्य युवा आयोग के गठन के निर्देश दिए हैं। आयोग युवाओं से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा कर सरकार को सुझाव देगा। नई नीति में शिक्षा, कौशल, रोजगार, स्टार्टअप, डिजिटल सशक्तिकरण, खेल और नेतृत्व विकास को शामिल किया जाएगा। सरकार एआई, रोबोटिक्स, ड्रोन और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के साथ खेल सुविधाओं के विस्तार पर भी जोर देगी। अमेठी में बेसिक शिक्षा विभाग ने मिड डे मील योजना को सुचारू रखने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद अब नई ग्राम पंचायतों के गठन तक विद्यालयों के एमडीएम खातों का संचालन स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा। कुछ बैंकों ने प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद खातों के संचालन में आपत्ति जताई थी, जिससे भोजन व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका थी। बीएसए संजय तिवारी ने बताया कि नए आदेश से बच्चों को समय पर भोजन मिलता रहेगा। पुराने प्रधानों को बचा हुआ अनाज और धनराशि स्कूल प्रबंधन समिति को सौंपनी होगी।
बरेली में उर्स आला हजरत के अवसर पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में देश विदेश के मुद्दों पर चर्चा के बाद संगठन ने पुलिस एजेंडा 2027 जारी किया। संगठन ने मुस्लिम देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और साझा सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की अपील करते हुए मुस्लिम देशों के गठबंधन की जरूरत बताई। राष्ट्रीय मुद्दों में पैगंबर इस्लाम के सम्मान से जुड़े कानून, वक्फ संपत्तियों, ज्ञान वापी, शाही ईदगाह और संभल जामा मस्जिद जैसे विषयों पर प्रस्ताव रखे गए। संगठन ने मुस्लिम समाज से शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुधार और युवाओं को नशे से दूर रखने की अपील भी की। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले यूपी की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में अखिलेश यादव की कृष्णवंशी नहीं बल्कि कंसवंशी बताया और सपा के लोकसभा सांसदों पर भी टिप्पणी की। राजभर ने पीडीए को लेकर सपा पर निशाना साधते हुए कुछ आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया और पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए। उन्होंने सपा नेतृत्व को चुनौती भी दी। वहीं इस बयान में अभी तक समाजवादी पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। प्रयागराज में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर बीजेपी नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का छात्रों से संवाद करना स्वागत योग्य है, लेकिन उन्होंने ये पहल काफ़ी देर से की है। ब्रजभूषण ने तंज कसते हुए कहा कि छात्रों की समस्याओं को अब कॉकरोच पार्टी लूट ले गई। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने छात्रों की मांगों पर पहले ही काम कर दिया है। राहुल गांधी का कार्यक्रम 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में प्रस्तावित है, जिसमें छात्रों से संवाद किया जाएगा। कार्यक्रम को अनुमति मिलने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार के विज्ञापन खर्च को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने अपनी छवि चमकाने के लिए जनता के पैसे का इस्तेमाल किया। अखिलेश ने कहा कि यदि धन, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं पर खर्च किया जाता तो युवाओं को लाभ मिलता। उन्होंने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए निर्माण कार्य में लापरवाही का आरोप लगाया। अखिलेश ने कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर शिक्षा और युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रयागराज में प्रस्तावित गूंज कार्यक्रम को फिर से अनुमति मिल गई है। कायस्थ पाठशाला ट्रस्ट ने जिला प्रशासन की अनुमति के आधार पर कुछ शर्तों के साथ कार्यक्रम की मंजूरी दी है। अब 8 अगस्त को केपी ग्राउंड में ही छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम आयोजित होगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने ट्रस्ट को नियमों के पालन का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान खेल गतिविधियों में बाधा नहीं आएगी और किसी भी नुकसान की भरपाई पार्टी करेगी। कार्यक्रम में पेपर लीक, बेरोजगारी और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नगर क्षेत्र के विद्यालयों में लंबे समय बाद 11,508 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इसके लिए बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के पोर्टल पर रिक्तियों का विवरण अपलोड कर दिया है। अब आयोग रिक्त पदों का परीक्षण करने के बाद भर्ती विज्ञापन जारी करेगा और आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी। चयन प्रक्रिया में बदलाव करते हुए लिखित परीक्षा कराई जाएगी, जिसमें 120 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का होगा, जबकि गलत उत्तर देने पर 1 अंक की कटौती की जाएगी। भर्ती का पाठ्यक्रम जल्द जारी किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 8 अगस्त 2026 को मानसून सक्रिय रहने की संभावना है। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, शामली और हापुड़ में मौसम सुहावना रहने तथा कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश के आसार हैं। वहीं बरेली, मुरादाबाद और आसपास के क्षेत्रों में बादल छाए रहने की संभावना है। तापमान में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। मौसम विभाग ने बारिश के दौरान सावधानी बरतने और जलभराव वाले क्षेत्रों में सतर्क रहने की सलाह दी है। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।